Namaskar, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel now we are discussing about CCS pension rules 2021, and in this session we are going to discuss certain general conditions related to pension. So in this session we are going to discuss about chapter 2. Chapter 2 contains Rule 5 to Rule 10. In this session, we are going to discuss only Rule 5, that is claims to pension or family pension. Rule 6, that is limitation on number of pensions. Rule 7, that is pension and family pension subject to future good conduct. So before we proceed further, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है वो उस लिंक को फॉलो करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं रूल नंबर 5 से। रूल नंबर 5 टॉक्स अबाउट क्लेम्स टू पेंशन और फैमिली पेंशन। सो एनी क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन शैल बी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स इन फोर्स at the time when the government servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign. So in all cases, whether he retires, discharges, superannuates or dies, in all cases pension or family pension will be regulated by the provisions mentioned in this rule. So pensionary benefits will be regulated by CCS pension rules 2021. The day on which a government servant retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service, as the case may be, shall be treated as his last completed working day. So जिस दिन गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, तो जिस दिन वो लास्ट डे में ये रिटायर हो रहे हैं, जिस दिन वो रिटायर हो रहे हैं, जिस दिन वो रिजाइन कर रहे हैं, जिस दिन उनका डेथ हो रहा है, चाहे जो भी कंडीशन बनते हों जिसके चलते सर्विसेज टर्मिनेट हो रही है, तो उस लास्ट डे को कंप्लीटेड वर्किंग डे के नाम से जाना जाता है। ये टर्मिनोलॉजी है, पेंशनरी बेनिफिट को कैलकुलेट करने में काम आता है। सो वो लास्ट डे जिस दिन गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होते हैं, डिस्चार्ज लेते हैं, रिजाइन करते हैं या मर जाते हैं, इन ऑल कंडीशन दैट लास्ट डे इज नोन एज लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे। वो अंतिम दिन जिस दिन उन्होंने अंत में कार्य किया था उस दिन को लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे के नाम से जाना जाता है। अगर उन्होंने डिस्चार्ज रिटायर होने से इमीडिएटली पहले अब्सेंट हो गए या लीव पर चले गए या सस्पेंशन में रहे, तो उस लास्ट डे को, जिसको हम यहाँ पर लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे कहते थे, उसको हम कहेंगे लीव और अब्सेंस और सस्पेंशन डे। सो उस लास्ट डे को हम लीव, सस्पेंशन और अब्सेंस डे के नाम से हम जानेंगे। उसके बाद से रूल नंबर 6, लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ पेंशंस। A government servant shall not earn two pensions in the same service. So एक ही सर्विस में दो पेंशन और पोस्ट एट द सेम टाइम, एक ही समय में दो पेंशन एक ही सर्विस से आपको नहीं मिलेगी। एक बार आप एयरफोर्स में पेंशन ले लिए, फिर दूसरा पेंशन एयरफोर्स से नहीं मिलेगा। एक पेंशन आपने ESI से ले लिया, फिर दूसरा पेंशन ESI से नहीं मिलेगा। सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सेम सर्विस में दो पेंशन में नहीं मिलेगा, ये रूल है। अब सेकंड क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन रूल 19 और 20, द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव बीइंग रिटायर्ड
or superannuated pension or retiring pension or compulsory pension, or who is in receipt of compassionate allowances on having been dismissed or removed from service is subsequently re-employed shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the पीरियड ऑफ हिज रीएम्प्लॉयमेंट। पहले क्या होता था, 60 ईयर में लोग रिटायर होने के बाद भी उनको रीएम्प्लॉयड कर लेते थे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए, तो उनको उसके लिए अलग से पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ प्रीवियसली अपॉइंटेड एन ऑटोनॉमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड वाज सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड विद प्रॉपर परमिशन ऑफ दैट बॉडी और अंडरटेकिंग इन द government service on or before 31st December 2003 he will be eligible for pension and gratuity। कहने का मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2003 से पहले कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑटोनॉमस बॉडी में काम कर रहे थे या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे थे, वहाँ से थ्रू प्रॉपर चैनल उन्होंने परमिशन ले करके और बाद में वो गवर्नमेंट जॉब को पा गए, तो उनको जो जहाँ पर he will be eligible for pension and gratuity for the service rendered in the government in addition to the pension of gratuity if any received by him। सो कहने का मतलब कि ऑटोनॉमस बॉडी में पीएसयू में जो उन्होंने काम किया है, अगर वहाँ पर पेंशन या ग्रेचुइटी की एलिजिबिलिटी बनती है तो वो वहाँ का ले सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब से जब रिटायर करेंगे तो यहाँ का पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि जो पीएसयूज में और ऑटोनॉमस बॉडी में जो कुछ भी हुआ है उनके सर्विसेज को यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर इनको कंसीडर नहीं किया जा रहा है पेंशनेबल सर्विसेज के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन ऑटोनॉमस बॉडी, सो ऑटोनॉमस बॉडी में भी आपको ग्रेचुइटी मिल रही है और सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप जहाँ पर जॉब किए वहाँ पर भी ग्रेचुइटी मिल रही है, इन दोनों की ग्रेचुइटी मिला करके इट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट वुड हैव बीन एडमिसिबल टेकिंग इनटू अकाउंट द एंटायर सर्विस रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इन द ऑटोनॉमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट। सो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरह से आपको ग्रेचुइटी मिल सकती है, लेकिन ग्रेचुइटी उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी कि वो एंटायर पीरियड में या तो ऑटोनॉमस में काम किए होते या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किए होते, और उनको जितना मिला होता उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, दो जगह से मिल सकती है। एक्सप्लेनेशन 1 कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड to have been appointed in government with proper permission if he had applied for the services or pension government or with previous permission। अगर परमिशन ले करके उन्होंने जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं वहाँ से परमिशन ले करके, प्रीवियस परमिशन ले करके उन्होंने अप्लाई किया है और नेक्स्ट जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो माना जाएगा कि वो प्रॉपर चैनल से ही आए हैं। एक्सप्लेनेशन 2 में क्या है, pension if any on account of service rendered in autonomous body or public sector undertaking shall be paid by a concerned autonomous body or public sector undertaking itself and there shall not be liability on the part of the। सो क्या है, अगर पीएसयूज में या ऑटोनॉमस बॉडी में काम किए हैं तो वहाँ से पेंशन कितना मिलता है, क्या मिलता है, ये वहाँ का लुक आफ्टर है। उसके बारे में जो सब्सिक्वेंट जॉब वो प्राप्त करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो वहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ पर उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। रूल 7 जो है पेंशन एंड फैमिली पेंशन सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट। रूल 7 जो है एक बहुत बड़ा कंडीशन है पेंशन के बारे में। पेंशन हो चाहे सर्विस पेंशन हो चाहे फैमिली पेंशन है, इट इज़ सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट। ये उम्मीद किया जाता है कि फ्यूचर में हमारा कंडक्ट अच्छा रहेगा, इसके बेसिस पे हमें पेंशन दिए जाते हैं। सो फ्यूचर गुड कंडक्ट शैल बी एन एम्प्लॉयड कंडीशन ऑफ एवरी ग्रांट ऑफ पेंशन एंड इट्स कंटिन्यूएंस अंडर दिस रूल्स। अच्छे हमारे व्यवहार रहेंगे, इसी के बेसिस पे हमें पेंशन मिल रहा है। एंड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग विद होल्ड विड्रॉ ए पेंशन और पार्ट देयर ऑफ वेदर परमानेंटली और स्पेसिफाइड पीरियड इफ द पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस क्राइम और इज फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट। सो अगर पेंशनर को किसी सीरियस क्राइम में पकड़ा जाता है,
उसको सज़ा हो जाती है या किसी ग्रेव मिसकंडक्ट में उनको गिल्टी पाया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उनके पेंशन को विदहोल्ड किया जा सकता है, मतलब रोका जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है, मतलब वापस लिया जा सकता है। रिकवरी के बारे में, विड्रॉ मीन्स रिकवरी होती है। सो उनके पेंशन को रोका भी जा सकता है, उनसे रिकवरी भी किया जा सकता है। कब? जब ही इज़ कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस क्राइम और ही इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट। इसलिए हमारा जो पेंशन है दैट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर गुड कंडक्ट। वेयर ए पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस क्राइम बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ and action under sub rule 1 shall be taken in the light of the judgment। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का को कन्विक्शन हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, तो उनका पेंशन का डायरेक्शन कैसा होगा ये जजमेंट पर डिपेंड करता है। कैसा जजमेंट है, कैसी उनकी गिल्ट है, कैसा उनका क्राइम है, उसके अनुसार पेंशन डिसाइड किया जाएगा। In a case not falling under sub rule 2, if the authority referred to in sub rule 2 considers that the pensioner is prima facie guilty of grave misconduct, he shall before passing। so क्या है, अगर ऐसा पाया जाता है कि जो पेंशनर है ये प्राइमा फेसी इज गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट, बहुत बड़ी व्यवहारिक दोष इनमें पाए गए हैं, सो उनको क्या है, उनका पेंशन विदहोल्ड करने से और विड्रॉ करने से पहले, अच्छा यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पार्ट ऑफ पेंशन इज withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the amount of minimum pension में provided in rule 44। सो क्या बोल रहे हैं कि क्या है, पेंशन को विदहोल्ड भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, पार्शियली भी कर सकते हैं, फुली भी कर सकते हैं, सो रिड्यूस कर सकते हैं। आप पेंशन रिड्यूस कर लीजिए, लेकिन उसकी एक लिमिट है, और वो लिमिट जो है रूल 44 में, इसी रूल बुक 44 में दिया हुआ है कि मिनिमम पेंशन उसको इतना मिलना ही चाहिए। तो मिनिमम के बारे में कहा गया है सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ ₹9,000 पर मंथ एंड मैक्सिमम ऑफ ₹1,25,000 पर मंथ। ये पेंशन के हमारे लिमिट हैं, अगर विदहोल्ड किया जाते हैं तो किसी भी कारण से, विद होल्डिंग और नॉट विद होल्डिंग दैट इज अनदर, किसी भी कारण से किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को पेंशन 9,000 पर मंथ से नीचे नहीं मिल सकता और 1,25,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं मिल सकता। ये कंफर्म है। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनका पेंशन 9,000 से लेकर के 1,25,000 के बीच में ही है। इसके बाद से in case not falling under sub rule 2, if the authority referred to in sub rule 1 considers that the pensioner is prima facie guilty of, so क्या है, serve upon a pensioner a notice। सो अगर प्राइमा फेसी गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको एक नोटिस सर्व करना है, उनको 15 डेज का टाइम देना है और उनसे रिप्रेजेंटेशन लेना है। रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद ही हम कोई उस पर एक्शन ले सकते हैं। Without prejudice to the provisions of sub rule 3, no government servant who having worked in intelligence or security related organization included in second schedule to the RTI shall without prior clearance from the head of the organization make any publication after retirement। so जो लोग इंटेलिजेंस में और सिक्योरिटी रिलेटेड एरिया में काम किए हों उनको कुछ भी पब्लिकेशन करना है, कुछ भी मीडिया में बताना है, कुछ भी लोगों के सामने बताना है, तो विदाउट गवर्नमेंट प्रायर सैंक्शन दे कैन नॉट टेल एनीथिंग। व्हाट दे हैव डन ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड दे कैन नॉट डिस्क्लोज विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। Next, domain of the organization including any reference or information about any personnel and his designation, expertise, मतलब जो भी काम आप किए हैं वो आपका डोमेन ऑफ और एरिया, डोमेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसमें एक्सपर्टाइज आप रहे हैं, आपका नॉलेज जितना भी है इसको डिस्क्लोज नहीं करना है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रीजुडिशली अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसको भी डिस्क्लोज नहीं करना है। और उसके बाद से गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव वर्कड इन एनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन शैल गिव एन अंडरटेकिंग इन रिगार्ड टू द अबव रेस्ट्रिक्शन इन फॉर्मेट 1 एंड एनी
Failure to observe such an undertaking on the part of the retired government servant shall be treated as grave misconduct. So यहाँ पर दिया हुआ है grave misconduct क्या होता है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को डेपुटेशन पे थे और डेपुटेशन से उनको अब ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उनको क्या करना है, उनको डुप्लीकेट में अंडरटेकिंग लिख के देना है। एक अंडरटेकिंग की कॉपी उनके सर्विस बुक में लगाई जाएगी और दूसरी उनके डिपार्टमेंट में रख ली जाएगी कि ये कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ बोलने वाले नहीं हैं, डिस्क्लोज करने वाले नहीं हैं। द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल वेस्ट विद द अथॉरिटी टू डिसाइड एज टू वेदर द प्रोपोज्ड मटेरियल फॉर पब्लिकेशन इज सेंसिटिव और नॉट। सो जो प्रोपोज्ड मटेरियल है वो सेंसिटिव है या नहीं है, इसका डिसीजन हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन फाइनल होगा। वेयर द अथॉरिटी कंपिटेंट टू पास एन ऑर्डर अंडर सब रूल 1 इज द प्रेसिडेंट, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी कंसल्टेड बिफोर any order is passed. So when competent authority is president, in that case president will consult with the UPSC and then after consultation with the UPSC it will take decision. An appeal against an order shall lie before the president if the order is not passed by president. If the order is passed by the president, no appeal lies. But if the order is passed by below president, then appeal will lie to the president. एंड अपील को सुनने के बाद से प्रेसिडेंट जो है यूपीएससी के कंसल्टेशन से ऑर्डर पास करेंगे जो सही लगेगा। अब इस सेक्शन में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किए गए हैं और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। द एक्सप्रेशन पेंशन इंक्लूड्स फैमिली पेंशन, सीरियस क्राइम इंक्लूड्स क्राइम इन्वॉल्विंग ऑफेंस इज ऑफिशियल सेक्रेटरेट, ग्रेव मिसकंडक्ट जो है इंक्लूड्स एनी ऑफिशियल सेक्रेट कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, ये सब ग्रेव मिसकंडक्ट में आएंगे अगर इसका डिस्क्लोजर करते हैं तो। पब्लिकेशन इंक्लूड्स कम्युनिकेशन टू द प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पब्लिश और पब्लिकेशन ऑफ एनी बुक, लेटर, पम्पलेट, पोस्टर और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन एनी फॉर्म। सो ये इसके स्मॉल डेफिनेशन रह गए। अब इसके बाद से आइए, द एक्सप्रेशन इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स एनी मटेरियल ऑफ एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, ये सारे इंफॉर्मेशन में आते हैं। रूल नंबर 8 हम अगले क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। सो आज का नीति श्लोक, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासिदम स्यादस्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। जैसे एक ही उत्तम वृक्ष विकसित होकर अपनी सुगंध से समस्त वन को सुवासित कर देता है, वैसे ही एक सुपुत्र समस्त कुल को यश का भागी बना देता है। कहने का मतलब ये है कि कुल को यश का भागी बनाने के लिए 99 बच्चों की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक ही वृक्ष, एक ही उत्तम वृक्ष विकसित होकर अपनी सुगंध से समस्त वन को सुवासित कर देता है, सुगंधित कर देता है, वैसे ही सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही सुपुत्र समस्त कुल को यश का भागी बना देता है। इसलिए सुयोग्य पुत्र होना चाहिए। कितने पुत्र होते हैं इस पर मायने नहीं रखता है। सो दोज हू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, नमस्कार।